हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी प्री के लिए, उसका प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया और लगभग 500 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले दिनों में प्रैक्टिस किए। अब से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो अब हम लोग 2-3 दिन लगातार इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं साथ में आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो पूछ रहा है कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी का दिन का ही चयन क्यों किया गया। आपके ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 26 जनवरी का चयन इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने क्या मना लिया था, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए इस दिन का चयन किया गया, किसके लिए, लागू करने के लिए संविधान। जबकि आपको पता है कि संविधान पहले से ही बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था, यानी अडॉप्ट नहीं किया गया था लेकिन तैयार हो गया था। इसका अडॉप्टेशन और अनाउंसमेंट कब हुआ या इनेक्टमेंट कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। और ये संविधान जो बन के तैयार हुआ था, इसका इनेक्टमेंट यानी लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। और क्यों 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया था, क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2011 के बीपीएससी प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है। तो पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी सूचियां हैं। अनुच्छेद मतलब इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल। भाग मतलब पार्ट्स, और सूचियां मतलब शेड्यूल। तो ऑप्शन है आपके 395 अनुच्छेद, 12 सूचियां, 22 भाग, 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 सूचियां, 372 अनुच्छेद, 20 भाग, 7 सूचियां, 381 अनुच्छेद, 23 भाग, 8 सूचियां। क्वेश्चन आया था 2011 में। तो इसका सही जवाब है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद थे। ये पूछा है ओरिजिनली जब संविधान बन के तैयार हुआ तब कितने थे। अभी तो मोर देन 400 है, अप्रॉक्स 465 पहुंच चुका है। लेकिन जब ये बना था तब 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे, 22 भाग, 22 पार्ट, 12 सूचियां यानी शेड्यूल। तो सूचियां भी पहले कितनी थी, 8 थी, अब बढ़ के कितनी हो चुकी हैं, 12। ठीक। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 11वीं सूची यानी 11 शेड्यूल और 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। और 10th शेड्यूल बहुत फेमस शेड्यूल है, इसको आप जानते रहिए। ये रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से, एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल कानून से। एंटी डिफेक्शन लॉ जो इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद के, जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके रिलेटेड कानून बनाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसका जिक्र 10वीं सूची में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो मैंने ऊपर ही बता दिया, 395 आर्टिकल ओरिजिनली थे, अभी 400 से ज़्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो पूछ रहा है, अगर आपको एक नया राज्य, एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो किस तरीके का बहुमत चाहिए, किस तरीके की मेजॉरिटी चाहिए। आपके ऑप्शन है, साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होगा कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए अगर नया राज्य बनाना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब साधारण। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनके 1/2, 1/2 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग आए उसके बाद उन्होंने वोट किया, तो जितना वोट पड़ा, मान लीजिए 400 वोट पड़ा, तो उसका 1/2 यानी 200 प्लस वोट होना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाएगा। तो राज्य बनाने के लिए साधारण
संशोधन की जरूरत पड़ती है, और वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। क्या आर्टिकल 368 क्या है? संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 368, जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, और कभी कभी किसी किसी संदर्भ में आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन लगता है, यानी बिल मस्ट बी पास्ड बाय हाफ द नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स। तो वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, लेकिन नए राज्य बनाने में आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये संवैधानिक संशोधन होता है? तो नहीं, ये संवैधानिक संशोधन नहीं है, एक जनरल प्रक्रिया है, और इसमें केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है ऐसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियंस को दिए गए हैं लेकिन सिटीजन्स को दिए गए हैं, लेकिन एलियंस को नहीं दिए गए हैं। एलियंस मतलब क्या होता है? जो बाहरी लोग होते हैं, जो उस देश से बिलोंग नहीं करते। तो भारत में ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए हुए हैं, यानी सिटीजन्स को, और नॉन सिटीजन्स को नहीं है? आपके ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समझ समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद ऑप्शन किया है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ, थर्ड और सेकेंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो अधिकार मिला हुआ है वो मिला हुआ है फर्स्ट और थर्ड, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये किसके मिला हुआ है? ये सिटीजन को अकेले मिला हुआ है, यानी नागरिकों को अकेले मिला हुआ है, एलियंस को यानी गैर नागरिकों को नहीं मिला हुआ है। तो ये आप लोग जानते रहिए, केवल आर्टिकल जो मैं बता दे रहा हूँ अनुच्छेद, ये जो आर्टिकल हैं ये दोनों को मिले हुए हैं, यानी सिटीजन्स को भी, सॉरी, ये केवल भारतीय सिटीजन को मिले हुए हैं, भारतीय मेंबर को मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। 15, 16, 19, 29, 30। बाकी अनुच्छेद जो हैं वो भारतीयों को भी मिले हुए हैं और साथ ही साथ जो गैर नागरिक हैं उनको भी मिले हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 से 28, आर्टिकल 32, ये सब एलियंस को भी हैं और सिटीजन्स को भी हैं। एलियंस मतलब गैर नागरिक, सिटीजन मतलब नागरिक। जबकि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल किसके लिए है? सिटीजन के लिए है। तो ये देखिए 29 क्या है? अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसलिए मैंने थर्ड आपको ऑप्शन बताया कि थर्ड भी सही है। और पहला आर्टिकल 19 क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसलिए आर्टिकल 19(1) जो है वो भी मिला हुआ है केवल भारतीय नागरिकों को। 19 में तो आपको टोटल पता होने चाहिए कितने आर्टिकल हैं? टोटल 6 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F नहीं है, 19G है। 19F को डिलीट कर दिया गया। 19F क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जमीन का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी आर्टिकल 19A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन देखिए 2 बार आ चुका है, 2008 में आया हुआ है, 2001 में भी आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जोड़ा गया है आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें संविधान संशोधन से। इसके तहत टोटल जोड़ी गई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11वीं, वो किसके तहत जोड़ी गई थी? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 46वें संविधानिक संशोधन 2002 में। ठीक, तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है आज? 11 ही जानते रहिए। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, यानी मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 10 जो हैं 42वें संविधान के संशोधन से जोड़े गए थे और 11वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। स्वर्ण सिंह कमेटी,
सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी ज़रूरी है आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं, नहीं तो समझ लीजिएगा। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसके तहत ये संवैधानिक संशोधन हुए और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया हुआ है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लिया गया हो, देन यूएसएसआर, तब का यूएसएसआर इसे हम लोग बोलते थे, सोवियत संघ जो था उससे लिया गया आपका मौलिक कर्तव्य, प्रेजेंट का रसिया मान लीजिए। ठीक, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से? स्वर्ण कमेटी के रिकमेंडेशन से। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो पूछ रहा है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हाउ दे एक्सरसाइज दियर पावर्स, तो आपके ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स पावर बाय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। कौन सा? कि कभी कभी वो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं और कभी कभी जो डेलीगेट्स होते हैं उनके थ्रू, यानी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यूज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पावर को। ठीक, राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में जानते रहिए? तो आर्टिकल 52 मेंशन्स अबाउट राष्ट्रपति। और इन पे जो महाभियोग लगता है यानी इम्पीचमेंट, वो किस आर्टिकल के तहत लगता है? वो जानते रहिए 61 अनुच्छेद 61 के तहत इन पे महाभियोग लगता है और इनका जिक्र जो है 52 में है। ठीक ठीक, और आर्टिकल 54 भी जानते रहिए, 54 में जिक्र है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन 54 में, इनका जिक्र 52 में। 56 में इनके क्वालिफिकेशन और टेन्योर के बारे में जानकारी है, 56 में टेन्योर कितने साल तक रहेंगे या किस तरीके से इनका टेन्योर होगा, और 61 में इन पे लगता है महाभियोग। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? अगर पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आया हुआ 2008 में 48 टू 52 बीपीएससी। तो अगर पद खाली है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है पावर प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के तहत काम करते हैं। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सरसाइज करेगा पावर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट की तरह, राष्ट्रपति की तरह कौन पावर का इस्तेमाल करेगा? अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा यानी सबसे वरिष्ठ जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ना होते भारत के मुख्य न्यायाधीश तब कौन होता? सीनियर मोस्ट जज यानी सबसे वरिष्ठ जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का। और ये पावर किसके पास है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कौन एक्सरसाइज करेगा पावर? तो ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नियम लाता है और उसके तहत जो प्रेजेंट नियम है वो यही है कि प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदस्य नहीं है संसद में यानी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तब भी वो सदन में यानी पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उसमें भाग ले सकता है। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 टू 52 बीपीएससी में आया है 2008 में। तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ये आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो किसी भी संसद का हिस्सा नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन वो पार्ट ले सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जानते रहिए, अनुच्छेद 88 में ये उसको पावर दी गई है, उसमें उसकी पावर का जिक्र है जिसके तहत वो संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है जबकि वो संसद का मेंबर नहीं होता है। ठीक, महान्यायवादी। महान्यायवादी के पास एक पावर और होती है कि वो किसी भी कोर्ट में भारत के अंदर उसमें भी पार्ट ले सकता है यानी उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकता है सेंटर गवर्नमेंट को, यानी जो केंद्र सरकार है उसका अगर कोई केस किसी भी हाई कोर्ट में चल रहा हो या लोअर कोर्ट में चल रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो तो वहाँ पे भी महान्यायवादी जो होता है यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या कर सकता है? पार्ट ले सकता है।
और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 76(1) यानी अनुच्छेद 76(1) के तहत। 76(1) के तहत क्या कर सकता है? किसी भी कोर्ट में हिस्सा ले सकता है और संसद में हिस्सा ले सकता है आर्टिकल 88 के तहत। कमेंट करके बताइए प्रेजेंट कौन है अभी के महान्यायवादी, अभी के अटॉर्नी जनरल कौन है? अगर आपको सॉलिसिटर जनरल नहीं पता है तो मैं बता भी दे रहा हूँ, सॉलिसिटर जनरल भी जानते रहिए क्योंकि पूछ सकता है। तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता जो है, नीचे लिख दे रहा हूँ, तुषार मेहता है अभी सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं, उनका सहायक होते हैं। मान लीजिए कहीं केस चल रहा है एक साथ दो जगह, तो वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अकेले, कितनी जगह प्रेजेंट होगा, तो उन्हीं के नीचे के अधिकारी होते हैं जो सहायता करते हैं अटॉर्नी जनरल के। और अभी प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा महान्यायवादी कौन है, भी बदले गए हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है। मतलब पूछ रहा है अगर कितने दिन तक एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, एब्सेंट है तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर एमपी जो है यानी सांसद बिना बताए हुए 2 महीने तक एब्सेंट है, स्पीकर को बिना बताए हुए लगातार 2 महीने तक एब्सेंट है, तो उसकी सीट को क्या कंसिडर कर लिया जाएगा? वैकेंट यानी खाली। कितने दिन तक? 2 माह तक, स्पीकर को बिना बताए हुए। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसमें देखिए लिखा हुआ है, और उन्हें कौन मनोनीत करता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ। राज्यसभा में होते हैं टोटल 250 सदस्य। टोटल 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 238 जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं यानी निर्वाचित होके आते हैं, और 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत। कौन करता है मनोनीत? यानी नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब कमेंट करके बताइएगा कि ग्राम सभा का प्रथम नागरिक कौन होता है? चलिए कमेंट करके बताइए, ग्राम सभा का प्रथम नागरिक कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। अगर स्टेट का फर्स्ट सिटीजन कोई पूछ ले तो गवर्नर होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट गवर्नर। ठीक। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो पूछ रहा है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल यानी धन विधेयक कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल जो है, जो आर्टिकल 110 के तहत यानी अनुच्छेद 110 के तहत पेश किया जाता है। और कहाँ पेश किया था? केवल लोकसभा में। लोकसभा के पास ये शक्ति होती है कि मनी बिल उसमें पेश किया सकता है। और कौन डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं है? तो ये डिसाइड करने का पावर होता है आपके पास स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है अभी कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर। उनके पास ही पावर है कि किसी भी बिल को डिसाइड करेंगे कि ये धन विधेयक है कि नहीं। और कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? तो केवल लोकसभा में। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 110 के तहत। ओम बिरला कमेंट करके बताइए किस राज्य के हैं ओम बिरला? ओम बिरला बता दे रहा हूँ आपके गुजरात के हैं। ओम बिरला कहाँ के हैं? मोटा भाई, गुजरात। लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान पूछ रहा है किस लिए बना है? आपके ऑप्शन है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण, निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। तो लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण, निधि आवंटन हेतु। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। यानी पूछ रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं? तो इसका सही जवाब है, आपको पता होगा कि रेजिग्नेशन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट भी करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? यानी फादर ऑफ मोबाइल कोर्ट इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो मोबाइल कोर्ट किसके जनक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट मैन, द ग्रेट लीजेंड
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द मानस पुत्र ऑफ मोबाइल कोर्ट। न्यायमूर्ति भगवती किसके थे? तो न्यायमूर्ति भगवती जो थे वो किसके थे? जनक। कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। न्यायमूर्ति जो थे PN भगवती, इनका नाम था PN भगवती, ये जनक थे। PIL आप लोगों ने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके जनक कौन थे? PN भगवती। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। क्वेश्चन 53rd to 55th BPSC 2011। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत होता है? ये होता है अनुच्छेद 352 के तहत। थोड़ा मैं इमरजेंसी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इमरजेंसी यानी आपातकाल, इमरजेंसी 3 तरीके से लगती है। पहला एक राष्ट्रीय होता है यानी नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय इमरजेंसी। तो एक नेशनल यानी राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी दूसरा यानी ये राज्य का जो इस इमरजेंसी होती है आपातकाल यानी प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। तो जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो लगता है आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 जो ऊपर क्वेश्चन था। स्टेट इमरजेंसी के 2 प्रावधान हैं, मेनली जो लगती है वो आर्टिकल 356 के तहत और साथ ही साथ आर्टिकल 360 के तहत लग सकता है, ठीक। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है ये 365, ये 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत। तो नेशनल यानी राष्ट्रीय जो लगता है 352, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? वो लगता है 356 और 365 के तहत। और फाइनेंशियल यानी वित्तीय जो आपातकाल है वो 360 के तहत। नेशनल कब लगता है? 3 क्राइटेरिया है कि मान लीजिए जैसे किसी देश ने आक्रमण कर दिया है या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, आर्म रिवेलियन हो गया है कि हथियार लेकर लोग निकल चुके हैं, तो इस कंडीशन पे लगता है आपका नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कब लगता है? कि अगर मान लीजिए सेंटर ने कोई गाइडलाइन दिया और जो संवैधानिक प्रावधान है उसको स्टेट नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जा रहा है, तो स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब? जब वित्तीय जो घाटा है यानी वित्तीय जो कोष है वो खत्म हो रहा है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, ठीक। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पूछ लेता है कभी कभी किस आधार पर लगता है, तो इसमें होना चाहिए वार यानी युद्ध हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो यानी बाहरी लोग कहीं से एग्रेस कर रहे हो मतलब चढ़ाई कर रहे हो, या तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन मतलब हथियार उठा लिया है लोगों ने और शासन और सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो इस 3 क्राइटेरिया के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है और स्टेट 2 के तहत, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूछा कौन सही नहीं है? तो भाई अगर केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यानी यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, केंद्रीय यानी यूनियन गवर्नमेंट रहेगा, तो क्या होगा? त्वरित निर्णय, एक गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा, सारा डिसीजन लेगा और तुरंत निर्णय हो जाएगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, तो ये तो सही है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, ये भी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श, तो बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा देश है, वहाँ पे बहुत जगह डाइवर्सिटी होगी, भिन्नता होगी और भिन्न लोग होंगे तो उनकी भिन्न डिमांड होगी और भिन्न भिन्न उनकी मतलब ज़रूरतें भी होंगी, तो नियम कानून उसी ज़रूरतों के हिसाब से बनता है। तो इसलिए क्या होगा? आदर्श नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर एक कानून हम पूरे देश के लिए बना दे रहे हैं और देश बहुत बड़ा है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका डिमांड कुछ अलग है, उनके लिए अलग कानून के लिए भाई उनके लिए पेड़ पौधों से उनका जुड़ाव होता है तो उनके लिए अलग कानून जरूरत होती है, या कोई और वर्ग है तो उनका अलग कानून चाहिए। तो ये बड़े देश के लिए आदर्श नहीं हो सकता, ये छोटे देश के लिए हो सकता है जहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, जहाँ भिन्नता नहीं है। कानून का एक रूपता, हाँ भाई एक रूपता तो रहेगी भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट बना रही है तो पूरे देश के लिए एक पावर होगा, एक नियम होगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ, अगर लगता हो कि थोड़ा मैंने तेज़ पढ़ा दिया तो मैंने इसलिए तेज़ पढ़ाया क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई आप
क्लास नहीं ले रहे हैं। क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके जितना कम समय में प्रैक्टिस करिए। हाँ, अगर आपको तेज़ लग रहा हो तो आप स्पीड घटा लीजिएगा, 0.75 करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं जानबूझकर तेज़ पढ़ाता हूँ ताकि चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएँ। और यहाँ पे आप कोई क्लास तो ले नहीं रहे कि आपको नोट करना है, केवल आपको सुनना है, या बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात मिल गई तो लिख लीजिएगा कहीं। बाकी आप सुनिए इसको, चाहे टहलते हुए, घूमते हुए, वॉकिंग करते हुए, खाना खाते हुए या कुछ और करते हुए, आप जा रहे हैं कहीं ऑटो पे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कान में लगा लीजिए, रीड सुनते रहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया है। अगर आपको तब भी तेज़ लग रहा हो तो थोड़ा आप इसको 0.75 करके देखेंगे तो आराम से आप इसको पढ़ ले जाएँगे। और रही बात, थोड़ा क्वेरीज़ हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, शिफ्ट कितने होंगे, डेट कब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। एक जगह वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा। विभिन्न यूट्यूब प्लेटफॉर्म या विभिन्न जगहों पे भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ऐसा होगा एग्जाम, ऐसा होगा, कहीं से भी किसी को पूर्णतः जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी मैं पूरा उपलब्ध कर लूँगा, मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा, फालतू की इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जो ज़रूरी है और जो रियल है, कल का आज कुछ बताएंगे, कल कुछ बताएंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जब वो पुष्टि हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी, हाँ कि एग्ज़ाम अब 2 शिफ्ट में होगा, पहले शिफ्ट में आपको हिंदी देना होगा, दूसरे शिफ्ट में जीएस देना होगा, कि दोनों शिफ्ट में हिंदी होगा, 4-4 लाख लड़कों का, अगले दिन जीएस होगा। तो जैसे ही पूरा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं आपसे साझा कर दूंगा। तो अभी फालतू के बीच जगह यूट्यूब चैनल पर मत पढ़िए और मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस सब। जय हिंद, जय भारत।